लॉन्गफेलो, जिसको H.W. लॉन्गफेलो ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। You can see here is a beautiful picture। आपके स्क्रीन पर प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों की एक तस्वीर है, जिन्हें देखकर कवि जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनकी सारी वरीज, उनकी सारी चिंताएं जो है वो दूर हो जाती हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस वी विल रिसाइट द पोएम वंस अगेन। हम एक बार फिर से कविता का पाठ करेंगे एंड यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आई एम बिगनिंग इट। Come to me, O ye children, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. Ye open the eastern windows that looks towards the sun, where thoughts are singing swallows, and the brooks of morning run. In your hearts the birds and sunshine, in your thoughts the brooks flow, but in mine is the wind of autumn and the first fall of snow. Come to me, O ye children, and whisper in my ear what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere. For what are all our contrivings and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks? Ye are better than all the ballads than ever were sung or said, for ye are living poems and all the rest are dead. तो बच्चों, आपने पोयम का रेसिटेशन ध्यान से सुना। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातें जो हम इस कविता के ऊपर आधारित है उनको स्टडी करते हैं। यहाँ मैं आपको फोकस करूंगी कि जो हमने फर्स्ट स्टैंजा कविता का पढ़ा था, आप देखिए चिल्ड्रन प्ले मी अवे, जो पोयम की लाइंस जहां एंड हो रही हैं वहां पर तुक वाले शब्द दिए गए हैं। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। यू कैन सी प्ले अवे, प्ले अवे, इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय जो एंडिंग साउंड है, जो अंत का उच्चारण है, वो एक समान होता है। अगली स्लाइड में देखेंगे, यू कैन सी विंडोज स्वैलोज, सन रन। इस पैरा के अंदर भी आप देखेंगे कि पहली और तीसरी पंक्ति के अंत में राइमिंग वर्ड्स दिए हैं और दूसरी और चौथी लाइन के एंड में जो साउंड है वो एक समान है। तो जिन शब्दों का एंडिंग साउंड एक समान होता है उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, फ्लो स्नो, फ्लो स्नो। यहां पर सेकंड और फोर्थ लाइन के एंडिंग वर्ड में अंतिम शब्द में तुक नजर आ रही है, साउंड जो है वो एक समान है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, यू कैन सी एयर एटमॉस्फेयर। यहाँ एटमॉस्फेयर में भी लास्ट में अर्थ साउंड है और यहाँ पे भी अर्थ साउंड है। नेक्स्ट स्टैंजा, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, बुक्स एंड लुक्स, दीज टू वर्ड्स आर एंडिंग विद द सेम साउंड। ये दोनों ही शब्द एक जैसी ध्वनि के साथ एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तुक निकल रही है। ऐसे शब्दों को हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा, अंतिम स्टैंजा है आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे सैड डैड, सैड डैड, दीज टू वर्ड्स हैव राइम। इन दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान है, इनमें तुक है, लय है, इन्हें हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए राइमिंग वर्ड्स, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं तुक वाले शब्द, जिनका उच्चारण एक समान होता है। तो व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? द वर्ड्स राइम व्हेन दे हैव द सेम साउंड दैट एट द एंड। अंत में एक समान उच्चारण होने पर इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहां पर उदाहरण के लिए आपको बताया गया है बेट राइम्स विद द वर्ड कैट,
बैट यानी चमगादड़, और ये कैट, बैट कैट, इन दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान है। इन्हीं शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ एक अलग शब्द आपके लिए दिया गया है, डज बुक राइम विथ कैप? क्या बुक शब्द कैप के साथ तुक रखता है? तो नहीं, बुक का उच्चारण जो है वो डबल ओ के उक से एंड हो रहा है, और कप का उच्चारण जो है वो यूपी अप से एंड हो रहा है। बोथ वर्ड्स हैव डिफरेंट एंडिंग साउंड्स। दोनों ही शब्दों के अंतिम जो स्वर, अंतिम ध्वनि जो है वो एक जैसी नहीं है। सो दीज टू वर्ड्स आर नॉट राइमिंग। इन दोनों में कोई भी राइम नहीं है। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें की राइम है। मैं आपको इनको पढ़ के बताती हूँ। 0 हीरो, 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 हाइव, 6 sticks, 7 heaven, 8 scat, 9 wine, 10 hen। ध्यान पूर्वक सुनिए बच्चों, इनमें आपको क्या चीज ध्यान से देखना है कि यदि इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक समान है तो इनके अंदर राइमिंग है। देखिए आप, 0 हीरो, रो रो, दोनों ही शब्द रो से एंड हो रहे हैं। यहाँ 1 गन, दोनों ही शब्द ना की ध्वनि से एंड हो रहे हैं। 2 शू, दोनों की अंतिम ध्वनि में ऊ शब्द आ रहा है, ऊ। यहाँ पर 3 ट्री, ई, दोनों ही वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं वो ई साउंड से एंड हो रहे हैं। आई होप कि आप सभी बच्चों को राइमिंग वर्ड्स समझ में आए हैं। आगे की स्लाइड में हम इस पर बेस्ड कविता पर आधारित एक्सरसाइज को करेंगे। पेज नंबर 24 पर आपकी जो टेक्स्ट बुक का है स्प्रिंग ब्लॉसम का, उस पर चिल्ड्रन कविता पर आधारित एक अभ्यास दिया गया है। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर, दिए गए शब्दों के लिए तुक वाले शब्द लिखिए। प्ले, ये मैंने आपको कविता के जो स्टेंजाज पढ़ के बताए थे उनमें भी आपको ध्यान से बताया था। नाउ यू हैव टू राइट देयर आंसर्स। प्ले, अवे, विंडोज, स्वेलोज, देखिए एंडिंग साउंड ओज, ओज। सन, रन, both words are ending with un, un. Now next word is flow, snow, both words are ending with o, flow, snow. You have to check it yourself. आप इसको उच्चारण करते समय स्वयं चेक करेंगे, खुद चेक करेंगे कि क्या इनकी अंतिम ध्वनियां एंडिंग साउंड एक समान है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड बुक्स, looks, and sad, dead, both words are ending with ed. So this was the example of rhyming words from the given poem. जो कविता आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसमें से छांटकर यहाँ आपको राइमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। These questions sometimes come in the exam also. कभी कभी कविता की पंक्तियां आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है हर वर्ष, जिसमें आपको कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर। एक वर्ड आपको दे देंगे और आपको उसका राइमिंग वर्ड जो पोएम है उसमें से ढूंढकर लिखना होगा। नाउ हियर आर सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन प्लूरल्स विच आर बेस्ड ऑन लेसन लाइन नंबर 9 to 16। जो पोएम हमने अभी स्टडी करी चिल्ड्रन, उसमें लाइन 9 से 16 तक यहाँ आपको एक एक्टिविटी करने को दी गई है जिसमें आपको प्लूरल वर्ड्स लिखना है। तो बिफोर राइटिंग दोज वर्ड्स लेट्स नो व्हाट आर प्लूरल्स। प्लूरल्स क्या होते हैं आपको बता दें कि प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। जब संज्ञा एक से ज्यादा होती है तब हम उसे कहते हैं प्लूरल, और जब वो एक होती है तब हम उसे कहते हैं सिंगुलर, यानी वचन, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं और उनके आपको प्लूरल लिखना है। उनको करने से पहले हम कुछ नियम सीखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी आपके लेफ्ट साइड सिंगुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं और प्लूरल जो है वो लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो
इंग्लिश में सभी नाउन्स को एक नियम के अनुसार प्लूरल में नहीं बदला जाता, अलग अलग नाउन्स के चेंज करने के नियम अलग अलग हैं। सामान्यतः हम एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए एस लगाकर उसे बदलते हैं। उसके कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे बोट बोट्स, हाउस हाउसेस, कैट कैट्स, रिवर रिवर्स। यहां बस buses, wish wishes, pitch pitches, box boxes। ये जो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, इसका नियम है कि जो संज्ञाएं s, x, ch, sh से एंड होती हैं, उनको सिंगुलर से प्लूरल बदलते समय उनके अंत में es जोड़ा जाता है। वो s लगाकर नहीं बल्कि es लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज की जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी नाउन्स जिनका अंतिम लेटर s हो, sh हो, ch हो, x हो, इनको चेंज करते समय इनके अंत में es लगाकर ही इनको प्लूरल में बदला जाता है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक और लिस्ट है आपके सामने सिंगुलर की और उनको प्लूरल में चेंज किया गया है। ऐसे नाउन्स जिनका एंड y लेटर से होता है, उनमें y को रिमूव करके, y को हटाकर उनके स्थान पर ies लगाकर उनको सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है। ध्यान से देखिए, पेनी, स्पाई, बेबी, सिटी, डेजी, all these words are ending with y letter। ये सभी शब्द लेटर y से अंत हो रहे हैं। इन सब को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदलने के लिए y को हटाकर उसके स्थान पर ies लगाएंगे, तो ये सभी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में बदल जाएंगे। Now I will read this for you। penny pennies, spy spies, baby babies, city cities, daisy daisies। आपको भी इसी प्रकार इसको पढ़ने का अभ्यास करना है और इसको चेंज करने की प्रैक्टिस करना है। नाउ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। कुछ और उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। ये ऐसी संज्ञाएं हैं जो इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर यानी इन पर किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता। ये जैसे वुमेन, वुमेन को जब एक वचन से यानी सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे तो जो मैन है इसकी स्पेलिंग में ए के स्थान पर en हो जाएगा। वुमेन, विमेन, और इसको पढ़ते क्या है हम? विमेन, वुमेन, विमेन। नेक्स्ट इज मैन, MAN, एक पुरुष, मैन, कई पुरुष। चाइल्ड, एक बच्चा, चिल्ड्रन, अनेक बच्चे। टूथ, एक दांत, टीथ, अनेक दांत। फुट, एक पैर, फीट, अनेक पैर। मोर देन वन यानी पर्सन, एक व्यक्ति, पीपल, कई लोग। लीफ, एक पत्ता, लीव्स, कई पत्तियां। तो दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर नाउन्स। इनके लिए हम कोई एक नियम नहीं निर्धारित कर सकते कि ये इस नियम के अनुसार बदले जाएंगे। आपको इसके लिए इनको याद करना होगा, इनको स्टडी करना होगा। अब यहाँ आपकी जो कविता है, पोयम है चिल्ड्रन, इस पर बेस्ड कुछ उदाहरण यहाँ आपके स्लाइड पर दिए गए हैं। ध्यान से देखिए। गिव प्लूरल्स, पूरी कविता में से ढूंढकर यहाँ आपको प्लूरल के उदाहरण दिए गए हैं। कोई भी स्टेंजा आपके एग्जाम में, आपके पेपर में अगर पूछा जाए तो 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, राइट द प्लूरल फॉर दिए गए शब्द के लिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपसे हार्ट वर्ड दे दिया कि राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड हार्ट। हार्ट शब्द का प्लूरल दीजिए, तो उसका प्लूरल क्या होगा? हार्ट्स। यहाँ पर s लगाकर इसको प्लूरल में चेंज किया गया है। आई एम गोइंग टू रीड दीज वर्ड्स। ये सारे आपकी कविता चिल्ड्रन में से ढूंढ कर लिए गए हैं। आपको इनको अच्छी तरह स्टडी करना है और इनको चेंज करने की, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने की प्रैक्टिस करना है। The first word is heart, hearts, bird, birds, thought, thoughts, child, children, एक बच्चा, child यानी एक बच्चा, children,
अनेक बच्चे, बुक ब्रूक ब्रूक्स ब्रूक्स यानी सुबह झरने और ये कई झरने झीलें। क्वेश्चन क्वेश्चंस, बुक बुक्स, बेलार्ड बेलार्ड्स, बेलार्ड का मतलब होता है कविताएं, बेलार्ड्स एक कविता कविताएं। नाउ सोलो सोलोज, ये सोलो एक सिंगिंग बर्ड होती है, गीत गाने वाला पक्षी, और ये सोलोज यानी कई गीत गाने वाले सोलो पक्षी। तो इस प्रकार ये आपकी चिल्ड्रन कविता से ढूंढकर यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। आपको इनको स्टडी करके इनको चेंज करने की प्रैक्टिस करना है और फिर दूसरे नाउन्स की भी प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम लाइन 17 to 24 ऑफ योर पोएम, कविता 17 से 24 तक आपको उसके अंतर्गत ये अभ्यास दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये अधूरी दी गई हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो व्हेन कैन यू डू दिस, आप ऐसा कब कर सकते हैं? मान लीजिए परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए तो आपको लाइन्स जो है वो याद होना चाहिए, कविता की पंक्तियां याद होंगी तो आप आसानी से इन लाइन्स को कंप्लीट कर सकेंगे। हाफ लाइन इज गिवन, आधी लाइन जो है वो आपको पेपर में दी हुई होगी और पूरी उसको आपको करना होगी। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। For what are all our contrivings? तो ये all our contrivings आपको जब याद होगा, ये कविता की लाइन से है, इनको आपको कविता में से देखकर पूरा करना है और कविता को याद करना है। नेक्स्ट ब्लैंक इज ये आर बेटर देन ऑल द बेलार्ड्स। ये आर बेटर, अब इसके बाद कौन सी लाइन है? अधूरी लाइन आपको दी गई है, इसको कविता में से आपको ढूंढकर पूरा करना है। ये आर बेटर देन ऑल द बेलार्ड्स। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर ये आर लिविंग पोएम्स। फॉर ये आर आपको दिया हुआ है, आधी लाइन के आगे ब्लैंक है, आपको इस लाइन को पूरा करना है। हाउ विल यू डू, और आप कैसे करेंगे? यू विल लर्न द पोएम, आप कविता याद करेंगे। अगर आपने याद नहीं की है तो उसको याद करें और याद करने के बाद ये जो अभ्यास है इसको पूरा करें। नाउ एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में कविता का आता है जिसमें से आपको स्टेंजा आता है। फर्स्ट से लेके जो भी 6 पोएम्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, 6 कविताएं हैं, उन 6 कविताओं में से एक स्टेंजा आपको दिया जाता है और उस स्टेंजा के नीचे 3 प्रश्न दिए जाते हैं। वो 3 प्रश्न जो होते हैं वो इस स्टेंजा पर बेस्ड होते हैं, इस कविता पर बेस्ड होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको इस चिल्ड्रन पोएम में से एक स्टेंजा दिया हुआ है। आई एम रीडिंग दिस। Read the given stanza and answer the questions. दिए गए गद्यांश को पढ़िए, दिए गए पद्यांश को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। I am reading. In your hearts the birds and the sunshine, in your thoughts the brooklets flow, but in mine is the wind of autumn and the first fall of snow. अब आप देखिए, क्योंकि आप ये कविता पढ़ रहे हैं तो आपको इसका उत्तर देना आसान है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, What lies in the hearts of children? बच्चों के हृदय में, hearts यानी हृदय और children यानी बच्चे। What lies यानी क्या चीज है जो बच्चों के दिल में छुपी हुई है। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर स्टेंजा में दी गई है, In your hearts, तो your का मतलब यहाँ पे कौन है? चिल्ड्रन, बच्चे। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड सनशाइन। आप यहीं से इस स्टेंजा की इस फर्स्ट लाइन से चूज करके आप अपना आंसर लिखेंगे। द बर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य का प्रकाश भरा हुआ है। नाउ राइट द नेम ऑफ द पोएम। अब बिकॉज यू आर स्टडिंग द पोएम, क्योंकि आप कविता पढ़ रहे हैं, यहाँ इस कविता में आपने अच्छी तरह ये समझा कि ये कविता किसके बारे में? चिल्ड्रन के बारे में। यहाँ जो स्टेंजा आपको दिया है, लेकिन इस स्टेंजा में कहीं भी चिल्ड्रन वर्ड नहीं आया, परंतु आपको जब ये स्टेंजा परीक्षा में देंगे, पेपर में देंगे, तो आपको इसको पढ़कर हार्ट्स, बर्ड्स, सनशाइन, बुकलेट्स, ऑटम, विंड, इन सभी शब्दों को पढ़कर आपको इसका उत्तर ढूंढना है और फिर आपका आंसर आपको लिखना है कि what is the name of the poem? Children. The name of the poem is Children. Now next question is write the name of the poet. कवि का नाम लिखिए। पोएट का मतलब होता है कवि।
अब इस कविता को किसने लिखा है? तो आपको शुरू में ही याद करवाया गया था कि चिल्ड्रन पोएम के कवि जो है वो H.W. लॉन्गफेलो है। इसको H.W. लॉन्गफेलो ने कंपोज किया है, लिखा है। तो ये उत्तर आप लिख देंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज बिफोर यू, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर टू वर्ड्स आर गिवन इन योर ऑन दिस स्लाइड, यू हैव टू राइट देयर प्लूरल्स। देखिए प्लूरल्स यानी बहुवचन, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसको हम अपनी पिछली स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं कि बहुवचन क्या होते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, कभी कभी आपसे सिंगुलर भी पूछा जा सकता है। प्लूरल की जगह क्या पूछ सकते हैं? राइट द सिंगुलर फॉर, दिए गए शब्दों के लिए सिंगुलर लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। हार्ट हार्ट्स, बर्ड बर्ड्स, और ये पूछा कहां से है? फ्रॉम दिस स्टेंजा ओनली। ये जो स्टेंजा आपको पेपर में इसी तरह से आएगा, इसी में से देखिए ये हार्ट्स लिखा है, तो आपको एस हटा के लिख देंगे राइट द प्लूरल ऑफ हार्ट एंड यू विल राइट द आंसर हार्ट्स। ये दे कैन आस्क यू राइट द प्लूरल ऑफ थॉट, तो आप आंसर लिखेंगे थॉट्स। तो इसी प्रकार आप सिंगुलर और प्लूरल का अभ्यास करेंगे। वन मोर प्लूरल इज देयर, बर्ड बर्ड्स, बर्ड बर्ड्स, हार्ट हार्ट्स, थॉट थॉट्स। तो ये आपने यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल चेंज करने की प्रैक्टिस करी। वन मोर क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम। इस स्टेंजा से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फ्लो। फ्लो शब्द के लिए राइमिंग वर्ड लिखिए, तुक वाला शब्द लिखिए। अब आपने इस स्टेंजा को अच्छी तरह पढ़ा। देखिए सनशाइन और ऑटम, इन दोनों में तुक नहीं है, इन दोनों का एंडिंग साउंड अलग है। लेकिन फ्लो और स्नो, जब हम इसे बोलेंगे तो जो एंडिंग साउंड है, शब्द का जो अंतिम जो स्वर, जो उच्चारण है, वो कैसा है? ओ ओ। तो फ्लो का राइमिंग वर्ड होगा स्नो। ध्यान पूर्वक आपको इसको पढ़कर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने आपके स्क्रीन पर ढूंढ के लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लाइंस पर बेस्ड है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो पोएम पर बेस्ड है, नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट, और एक जो है ये वोकैबुलरी बेस्ड शब्दकोश, शब्द ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्लूरल्स के स्थान पर आपको ऑपोजिट्स भी पूछे जा सकते हैं और राइमिंग वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह स्टडी करके अपनी फाइनल परीक्षा की पढ़ाई में जुट जाना है। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपकी टेक्स्ट बुक की वर्ड पावर की एक्सरसाइज ली गई है। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, दिए गए शब्दों को इनके अर्थ से जोड़िए, मिलान कीजिए। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अवे, अवे का मतलब है दूर, अवे को यहाँ पर टू अ डिफरेंट प्लेस। सन्नी, सन्नी यानी सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ, विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, ढेर सारी चमकदार रोशनी। देन ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, खुश, ग्लैड हैप्पी, ग्लैड हैप्पी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट, QUITE, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड द लास्ट वर्ड इज विजडम, विजडम मीन्स द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस, ऐसी क्षमता जिसके आधार पर हम सही निर्णय ले सकें, दैट इज कॉल्ड ज्ञान, बुद्धिमानी, विजडम। तो ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको इनके मीनिंग से जोड़ना है, यानी ये इनके समानार्थी हैं, इनके अर्थ हैं, इनके मीनिंग हैं। अगली एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम, ये पोएम का स्टेंजा है और इस स्टेंजा को कंप्लीट करना है आपको। ये भी आपको बोर्ड परीक्षा में स्टेंजा आपको ऊपर दिया होगा और नीचे आपको कंप्लीट द लाइन करके एक्सरसाइज दी होगी। 1 नंबर का प्रश्न होगा, आपको देखकर ही उसको कंप्लीट करना होगा। आई एम रीडिंग दिस टू यू। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा ही है आपकी पोएम चिल्ड्रन का। एंड विस्पर इन माई ईयर, एंड डैश इन माई ईयर, डैश में क्या आएगा? विस्पर, ब्लैंक स्पेस में विस्पर। व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, यहाँ पर व्हाट द बर्ड्स के बाद ब्लैंक स्पेस है तो आप लाइन पूरी करेंगे। व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग डैश सन्नी डैश, तो आप ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा? इन योर सन्नी एटमॉस्फेयर। और ये आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ हियर इज लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू।
चिल्ड्रन पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, समरी ऑफ द पोएम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया यानी इस कविता को पढ़कर इसका जो केंद्रीय भाव है उसे लिखना है। समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम इन द एग्जाम। जब हम कविता पूरी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम लिख पाते हैं कि कविता किसके बारे में है और इसमें क्या कहा गया है। तो यू ऑल नो दैट दिस पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में ये कविता है। और व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें उसकी सोच बताई गई है। I am reading the central idea for you. Children spread joy and relieve us from the tensions of life. बच्चे जो है वो joy कहते हैं प्रसन्नता को, आनंद को, और spread करना यानी फैलाना। बच्चे जो है वो दुनिया में खुशी फैलाते हैं और हमको रिलीव करते हैं, हमको मुक्त करते हैं फ्रॉम टेंशंस, चिंताओं से जो कि हमारे जीवन में है। Their hearts are full of clever plans and tensions like those of adults. उनके जो hearts हैं, ये यहाँ पर स्पेस छूटा नहीं है। Their hearts are full of children, full of plans, उनके clever plans and tensions like those of adults. उनके जो हृदय है बच्चों के वो फ्री हैं, फ्री यानी मुक्त हैं। किस चीज से मुक्त हैं? क्लेवर प्लान से, जो चतुर योजनाएं और टेंशन्स हैं, जो फिक्रें हैं हमारे मस्तिष्क में, बड़ों के, अडल्ट ने बड़ों के मस्तिष्क में, उन सब से ये बच्चों के जो हार्ट्स हैं ये फ्री हैं। एंड देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ द बुक्स। और जो बच्चों की प्रसन्नता है, उनके जो लुक्स हैं, वो विजडम ऑफ बुक्स, किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। They are sweetest songs and living poems while everything else is lifeless. यहाँ अंतिम लाइंस में कवि कह रहा है जो बच्चे हैं वो स्वीटेस्ट सॉन्ग है, दुनिया का सबसे मधुर गीत है, और लिविंग पोएम्स है, जीती जागती कविता का उदाहरण है। और जो दुनिया में दूसरी चीज है, while everything else is lifeless, और हर चीज उसके आगे बेजान है और निर्जीव है। तो बच्चों, आज की कविता को हमने अच्छी तरह समझा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करी। आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। आप इन एक्सरसाइजेस को आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी नोटबुक में लिखकर आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आपके टीचर से चेक करवाएंगे। कोई डाउट है तो आपके टीचर से क्लियर करेंगे। और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।